नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और सीधे स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं। पुतिन ने बहुत बड़े युद्ध की धमकी दे दी है इसकी, क्योंकि पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन को लेकर नाटो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लाखों सैनिकों की मौत और लाखों लोगों के बेघर होने के बाद अब यूक्रेन पर एक नया खतरा मंडराने लगा है और इस खतरे की जद में 96 करोड़ लोग आ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ यूक्रेन में तबाही मची है, वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, परमाणु बम फिर एक्टिव हो गया है क्योंकि पुतिन ने ऐसा बयान दे दिया है कि नेटो के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो दूसरी तरफ है यूक्रेन की लिलिया और मारिया, दोनों को मिला है बहुत बड़ा धोखा। दोनों खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही हैं, क्योंकि युद्ध खींचने के साथ दोनों की जिंदगी में ऐसा बदलाव आया जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये दोनों इस वक्त यूक्रेन के युद्ध की एक नई तस्वीर पेश कर रही हैं। अब आप पूछेंगे कि लिलिया कौन है और ये मारिया कौन है? इस सवाल का जवाब तो ज़ेलेंस्की भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये लिलिया कौन है। तो जवाब है कि लिलिया शुल्हा एक ट्रक ड्राइवर है। 40 वर्ष की लिलिया शुल्हा इससे पहले वो एसी वाले ऑफिस में काम करती थी। अब यूक्रेन में युद्ध के बीच ट्रक चलाने को मजबूर है। Так як я перша водійка в цій фірмі, то да, опита трошечки більше, не набагато більше, а наступні дівчата, які вже приходять сюди, вони питають, що там, як там, страшно. Ті ж самі питання, чи допомагає, чи є допомога, чи спілкуємося з дівчатами, допомагаю, що заїзди не такі вже поначалу тяжкі, потім все буде добре, ну, що всі все допомагають. दूसरी तरफ है मारिया कोरोलेंको। मारिया 30 साल की हैं और अब मजबूरी में ट्रैक्टर चला रही हैं, क्योंकि उनके इलाके में ज्यादातर पुरुष इस वक्त रूस से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो चुके हैं। युद्ध बहुत खतरनाक चल रहा है और अब तो पुतिन नेटो को मिटाने का इशारा भी कर चुके हैं। इसीलिए युद्ध के बीच यूक्रेन में फ्रंट पर लड़ने वालों की कमी होने लगी है। यही मुश्किल लिलिया शुल्हा की भी है। ट्रक चलाना और ट्रैक्टर चलाना, ये दोनों यूक्रेन में ऐसे काम हैं जो ज्यादातर पुरुष ही किया करते हैं। लेकिन अब लिलिया और मारिया दोनों के पास ये काम करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। Я зрозуміла, як це необхідно не тільки мені, не тільки моїй сім'ї, що я буду працювати, а зараз, на жаль, забирають хлопців, більше і більше забирають їх. І це так важко. Всі роботи, які робили хлопці, зараз робимо ми. मारिया अब खेतों में काम कर रही हैं। 2 बच्चों की मां मारिया घर की जिम्मेदारी उठा रही हैं। यही कहानी लिलिया की भी है। Кавляться в усіх шок, усі з телефонами, на вигрузках, на загрузках, всі з телефонами, всі фоткаються. Ну, в усіх, і в прохожих, там, і в людей, в усіх шок поки. Ну, скоро нас буде більше, вже шок трошки буде менший, що це вже буде не новина, що дівчата у нас працюють на таких професіях. Ну, я думаю, далі буде вже, від мене відстануть. पूरी दुनिया पूछ रही है कि पुतिन की वॉर फैक्ट्री और उनके वॉर कंट्रोल रूम में ऐसा क्या चल रहा है जो पूरे नेटो को मिट्टी में मिला सकता है। देखा जाए तो पुतिन ने सितंबर 2024 में ही वार्निंग देते हुए अपना परमाणु तहखाना खोल दिया था। इसके लिए युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में जो अंगारे देखने को मिल रहे हैं, इसमें यूक्रेन का अंगारा गाजा से भी खतरनाक है, क्योंकि इस जंग में परमाणु मिसाइलों की याद दिलाई जा रही है।
ऐसे में यूक्रेन की लिलिया और मारिया क्या करेंगी, क्योंकि उनकी जिंदगी अब और मुश्किल होने जा रही है। लेकिन इस युद्ध के बीच दोनों की उम्मीद भी बाकी है। दोनों ने इस युद्ध के बीच भी अपनी खुशियां तलाश ली हैं। Моїй професії подобається це постійно нові місця. Це подобається керувати таким автомобілем. Це просто моя мрія. І подобається, коротше. Коли війна закінчиться, ми переможемо, хлопці вернуться і дадуть нам відпуск. यूक्रेन में लाखों सैनिकों की मौत के बीच ऐसा जज्बा और ऐसी उम्मीद बनाए रखना वाकई काबिले तारीफ है। लड़ाई अभी लंबी चलेगी, ये यूक्रेन के लोग समझ चुके हैं और उनके पास विकल्प भी अब लगभग खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि हाल ऐसा है कि अमेरिका, नेटो और रूस की लड़ाई के बीच यूक्रेन बुरी तरह पिस चुका है और इसका रिजल्ट पूरी दुनिया देख रही है। और इधर गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच ईरान ने बड़ा धमाका किया है। ईरान ने रेगिस्तानी स्पेस पोर्ट से ऐसा रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों को बहुत ज्यादा टेंशन में डाल दिया है। डर है कि ईरान का बड़ा हमला अंतरिक्ष से ना हो। देखिए रिपोर्ट। स्पेस में पहुंची खामनेई की सैटेलाइट मिसाइल। अंतरिक्ष से देखेगा जमीन पर दहलाएगा ईरान। आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान में 55 रॉकेट धमाका। नसरल्ला ने खोल दिए कत्यूशा रॉकेट के 600 गोदाम। इजराइल अब अनलिमिटेड अंधाधुंध हमले कर रहा है। गाजा में हमास लड़ाकों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों को बारूदी धमाके से दहला रहा है। लेकिन नेतन्याहू आर्मी के लिए टेंशन देने वाला मैसेज तेहरान से आया है। इजराइल का कट्टर और सबसे बड़ा दुश्मन बहुत बड़े वॉर के लिए रेडी हो रहा है। स्पेस से इजराइल को दहलाने का रोड मैप खामनेई के टॉप कमांडर्स ने बनाया है। यह ऐसा वॉर प्लान है जिसकी काट ना तो अमेरिका के पास है ना ही इजराइल के पास। खामनेई के इस टेरर की पूरी डिटेल तेल अवीव तक पहुंच चुकी है। खामनेई की इस ग्रीन फाइल के सीक्रेट्स क्या क्या हैं आपको दिखाएं, उसे देखने के पहले वॉर जोन में मचे बारूदी घमासान की तस्वीरें भी देखते रहिए। यहां मिसाइलों की आंधी और रॉकेटों का तूफान आसमान में दिखाई दे रहा है। पहले इजराइल डिफेंस फोर्स की मार देखिए। यह हमला एक झटके में 55 रॉकेट धमाके का है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के वॉर हेडक्वार्टर को बारूद से पाट कर कई लड़ाकों को कब्र में पहुंचा दिया है। गाजा सिटी में हमास के ठिकाने पर हमले के कुछ ही देर बाद इजराइल के अश्कलोन में 2 रॉकेट दागे गए हैं। गाजा पट्टी से दागे गए दोनों रॉकेट में से एक को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, वहीं दूसरा रॉकेट समंदर में जा गिरा। हिजबुल्लाह और हमास दोनों से अकेले जंग लड़ रहे इजराइल का सबसे बड़ा खतरा अब स्पेस से आने वाला है, जहां ईरान ने पूरी ताकत लगा रखी है। ईरान ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड रिसर्च सैटेलाइट को स्पेस में भेज दिया है। आरजीसी का बनाया रॉकेट स्पेस में रिसर्च सैटेलाइट के नाम से भेजा गया है। ईरान के चामरान 1 सैटेलाइट की जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक चामरान 1 सैटेलाइट का वजन 60 किलोग्राम है। ये अंतरिक्ष में 550 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा है। चामरान 1 का मिशन स्पेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का टेस्ट करना है। स्पेस में ईरान का पावरफुल होने का मतलब इजराइल की मुसीबत है। ईरान ने हाल के दिनों में लगातार 13 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं।
जनवरी 2024 में ईरान ने 15 दिनों के भीतर 2 सैटेलाइट लॉन्च की थी। ईरान के सेमनान में इमाम खुमैनी स्पेस पोर्ट से यह लॉन्चिंग की गई थी। जिन सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया था उनके नाम मेहदा, केहान 2 और हत्फ 1 बताया गया था। जबकि इजरायल और पश्चिमी देशों ने ईरान के स्पेस प्रोग्राम को बैलिस्टिक मिसाइलों को अचूक और ज्यादा घातक बनाने वाला षड्यंत्र करार दिया। अमेरिका ने ईरान के सैटेलाइट लॉन्चिंग का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाया, मगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगा संयुक्त राष्ट्र का बैन अक्टूबर 2023 में खत्म हो गया था। बैन हटने के बाद से ईरान ने अंतरिक्ष में खुद को पावरफुल बनाने का तूफानी मिशन शुरू कर दिया। ईरान के स्पेस वॉर प्लान में चीन खुलकर साथ खड़ा है। ईरान ने खुफिया जानकारी जुटाने को लेकर चीन के साथ एक बड़ी डील बीते अगस्त महीने में की थी। तब वाशिंगटन पोस्ट ने पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया था कि ईरान ने 2 चीनी सैटेलाइट कंपनियों के साथ रूस से भी बड़ी साझेदारी की है। इस डील में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को चीनी कंपनियां तकनीकी सहयोग देंगी। IRGC और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को एक्सपर्ट कंपनी के साथ लेन देन होगा। बिग डील का मकसद इजरायल और मिडिल ईस्ट में सैन्य टारगेट्स की हाई रिजोल्यूशन निगरानी है। चीन के साथ ईरान की डील ने अमेरिका, इजरायल के साथ यूरोप की धुकधुकी बढ़ा दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ईरान चीन की डील के खतरों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समझौते के जरिए ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट तक सटीक तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही ईरान अपने ऊपर हुए मिसाइल हमलों को लेकर भी अलर्ट रहेगा। इसके अलावा ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे यमन के हूथी विद्रोहियों और सीरिया और इराक में विभिन्न संगठनों के साथ सैटेलाइट से मिले खुफिया जानकारी साझा करेगा, जो अमेरिका के सैन्य ठिकानों और कारोबारी जहाजों के लिए बर्बादी का सबब बनेगा। अमेरिका अपने किसी भी नागरिक की मौत का बदला कैसे लेता है, इसके गवाह एक दो नहीं कई मुल्क हैं। अमेरिका की मार झेल चुके इराक को देख लीजिए, 20 साल तक सुपर पावर का ताप झेल चुके अफगानिस्तान को देख लीजिए। अमेरिका दुश्मन को तब तक मारता है जब तक वो बेदम ना हो जाए। बेदम होने के बाद भी कोई दुश्मन सिर उठाता है तब सुपर पावर एटम बम बरसाता है। फिलहाल यह खतरा ईरान पर है, क्योंकि ईरान इजरायल से इस्माइल हानिया का बदला लेने के लिए फड़फड़ा रहा है। चीन और रूस की शह पर अमेरिका को आंख दिखा रहा है, लेकिन युद्ध के हालात में ईरान का साथ कौन देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चीन ने ईरान को अपने सस्ते और काम चलाऊ हथियारों की सप्लाई के सिवाय कभी साथ नहीं दिया है। वहीं अमेरिका इजरायल को हर तरह से मदद पहुंचाता है। हमास पर बरस रही मिसाइलें हों, हिजबुल्लाह के अड्डे पर फट रहे रॉकेट हों, या फिर हूथी विद्रोहियों को दहला रहे जंगी जेट, ये सभी हथियार मेड इन अमेरिका हैं। स्पेस में भी अमेरिका ही सुपर पावर है, जिसकी अपनी स्पेस आर्मी है। अमेरिकी सैटेलाइट भी दुनिया में बेजोड़ माने जाते हैं। और कैसे मौत का बना मकान बना कब्रिस्तान, इसके बारे में आज हम स्पेशल रिपोर्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरने से हुए हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। अब तक हादसे में एक बच्ची समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। मलबे से कुल 14 लोगों को निकाला गया है, जिनमें 9 की मौत हो गई है। 5 लोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में दबे एक व्यक्ति की तलाश की जा रही है। पुलिस के साथ NDRF, SDRF की टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। मौके पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण यह हादसा हुआ। मकान में एनिमल हस्बेंड्री का काम होता था। हादसे में कुछ मवेशियों के भी दबे होने की सूचना सामने आई है। वहीं हादसे पर CM योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। तो किस तरह यूपी के मेरठ में आप देख सकते हैं कि एक पूरा अच्छा खासा ढांचा एक मलबे में तब्दील हो गया है।
डॉग स्क्वाड की आपको वहां पर टीम निकल ली है, एफएसएल की टीम बुलाई गई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ प्रशासन लगातार मुस्तैदी से वहां पर जुटा हुआ है। मेरठ मकान हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर नजर बनाए हुए हैं और ये भी कहा है कि जो भी मदद की जरूरत है वो भरसक दिलाई जाए। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां शहर में देर रात तक हुक्का बार संचालक का मामला निकलकर सामने आया है। बाजार नगर एसएचओ पर गाज गिरी है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज ने एसएचओ राज सिंह को सस्पेंड कर दिया। देर रात तक हुक्का बार संचालन की गतिविधियों की शिकायत मिली थी, तब एडिशनल डीसीपी आशाराम चौधरी को शिकायत की जांच करने के लिए भेजा गया था। देर रात तक हुक्का बार खुले पाए जाने पर एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया गया और इस पर अब सीधी नजर रखी गई है पुलिस कमिश्नर के द्वारा। बीजू जॉर्ज ने इस पे सीधी नजर रखी है, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। देर रात तक हुक्का बार का संचालन होता था और इस पे नजर बनाने के लिए इसकी पूरी जिम्मेदारी एसएचओ को दी गई थी, लेकिन एसएचओ ने भरसक रिपोर्ट नहीं सौंपी और इस बात की भनक जैसे ही लगी पुलिस कमिश्नर को, वैसे ही एसएचओ के ऊपर एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया। हुक्का बार संचालन की यह खबर मिली थी और तब एडिशनल डीसीपी आशाराम चौधरी को भी शिकायत की जांच करने के लिए भेजी गई थी। और अब सीधे आपको जयपुर लेकर चलते हैं, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का दौरा है। ओम बिरला सीधे जयपुर जंक्शन पर पहुंचे हैं, जहां पर आप देखिए कि उनका फूलों के द्वारा स्वागत किया गया है। राज्यपाल से आज मुलाकात करेंगे लोकसभा स्पीकर, दिन भर स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। तो जयपुर जंक्शन पे जैसे ही पहुंचे आप देखिए फूलों से स्वागत, जिंदाबाद के नारे भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम है और भी जो स्थानीय कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत करेंगे ओम बिरला। सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, ओम भाई सबका स्वागत है, स्वागत है, ओम भाई सबका स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, बिरला जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, गोविंद की तरह पर सबका स्वागत है, गोविंद की तरह पर स्वागत है, गोविंद की तरह पर स्वागत है भाई, स्वागत है। तो राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम में जयपुर जंक्शन आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही वो पहुंचे वैसे ही ओम बिरला का स्वागत किया गया। इजराइल हो या यूक्रेन, इन दोनों देशों को सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी पावर है अमेरिका, लेकिन अमेरिका को लेकर जेलेंस्की का भरोसा डगमगा गया है। इसकी बड़ी वजह आपको हैरान कर देगी, क्योंकि खुद यूक्रेन के जनरल इस बात से परेशान है कि अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है। देखिए रिपोर्ट। डरपोक निकला नेटो, ज़ेलेंस्की की नेटो से बगावत। ढाई साल से ज्यादा लंबी जंग में यूक्रेन आज ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जहां एक तरफ नेटो ना तो खुलकर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने को तैयार है और ना ही यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो रूस से सीधी जंग करने को तैयार है। ज़ेलेंस्की का यूक्रेन इस वक्त बर्बादी के उस बारूद पर बैठा है जहां सिर्फ और सिर्फ तबाही। पिछले 48 घंटे में राष्ट्रपति पुतिन ने 932 दिनों से चल रही जंग में बाजी पूरी तरह से पलट कर रख दी है। ज़ेलेंस्की को भी पिछले 18 घंटे में एहसास हो चुका है कि नेटो यूक्रेन को धोखा दे रहा है। रूस यूक्रेन में अब हालात ये हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की को लगने लगा है कि नेटो पुतिन की धमकियों से बुरी तरह से डर गया है। ज़ेलेंस्की को यह भी एहसास हो चुका है कि बिना नेटो की मदद के यूक्रेन रूस के हाथों बुरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगा।
इधर पुतिन ने जंग के मैदान से लेकर रणनीति और कूटनीति में इतनी तेजी से फैसले लिए हैं कि नेटो के 32 देश पुतिन के तेवरों से सकपका गए। कुल मिलाकर पुतिन की खूनी जंग को देखकर जेलेंस्की को यूक्रेन की मौत नजर आ रही है। वहीं जेलेंस्की की नजर में 32 देशों से बना नेटो डरपोक साबित हो रहा है। इजराइल को जितवा रहे हैं, यूक्रेन को हरवा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा है कि पश्चिमी देश रूस और पुतिन को सीधी और गंभीर चेतावनी देने से डरते हैं। जेलेंस्की ने यहां तक कह दिया है कि नेटो रूस से बहुत डरा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन और इजराइल की मदद करने को लेकर पश्चिमी देश पाखंड कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। 13 सितंबर को जेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी देश और नेटो इजराइल की मदद के लिए मध्य पूर्व में इजराइल के दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराते हैं। लेकिन जब यूक्रेन की बात आती है तो नेटो इजराइल जैसी मदद यूक्रेन की नहीं करता है। जेलेंस्की के इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेटो इजराइल को जितवा रहा है और यूक्रेन को हरवा रहा है। जेलेंस्की का यह भी कहना है कि यहाँ तक कि नेटो इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है कि वो लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर घुसकर हमला करे। नेटो पुतिन के रूस से घबरा गया है। अकेला पुतिन नेटो पर भारी। हैरानी की बात तो यह है कि जब यूक्रेन ने 6 अगस्त 2024 को रूस के कुर्स्क में भयंकर हमले किए थे, तब भी अमेरिका ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन नहीं किया था। अब हालात ये हो गए हैं कि जैसे पुतिन को पता चला, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे नेटो देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने तुरंत सभी नेटो देशों को धमकी दे दी कि अगर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला हुआ तो रूस और नेटो के बीच बेहद विनाशक युद्ध शुरू हो जाएगा। इधर पुतिन ने नेटो को धमकी दी और उधर रूसी सेना ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक महज 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने कुर्स्क में 300 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि खूनी जंग में यूक्रेन के 7 एडवांस टैंक तबाह हो गए हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को पिछले 72 घंटों में भयानक नुकसान हुआ है। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने भीषण तबाही मचाई है। कम से कम यूक्रेनी सेना के 21 मोर्चों पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। कुर्स्क से लेकर पोक्रास्क तक रूसी एक के बाद एक इलाके जीतते जा रहे हैं। Ситуація на фронті, зрозуміло, що вона складна ситуація, але тим не менш, я вважаю, що останній тиждень потрішки вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки, є різні виклики. Prime Minister, Foreign Secretary, did you persuade the American president to allow President Zelensky to fire missiles into Russian territory? Well, we've had a long and productive discussion on a number of fronts, including Ukraine, as you'd expect, the Middle East and the Indo-Pacific. Talking strategically about tactical decisions. This isn't about a particular decision, and we'll obviously pick up again in Unger in just a few days' time with a wider group of individuals. But चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान।